दोस्तों, आइए लोकतंत्र पर कुछ चर्चा करें। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता की हुकूमत होती है, लेकिन क्या यही लोकतंत्र की असलियत है? यह सही है कि लोकतंत्र में सत्ता पाने के लिए जनता का समर्थन आवश्यक होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि पूंजी की बड़ी ताकतें भी आपका समर्थन करें, साथ में नौकरशाही का एक बड़ा हिस्सा भी साथ में आए, तब कहीं जाकर सत्ता का समीकरण पूरा बनता है। बिना इस समीकरण को देखे हुए, इसकी समीक्षा किए हुए राजनीतिक परिस्थिति का जो भी आकलन होता है वो गलत साबित होता है। अगर आपको इसी समीकरण की रोशनी में लोकतांत्रिक राजनीति की हकीकत को जानना समझना है तो नई परख चैनल देखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़िए। धन्यवाद। नमस्कार, नई परख चैनल पर आपका स्वागत है। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आज हम रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे देश की राजनीति के बारे में। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। बिहार की राजनीति में हालांकि जाति जो है वो एक बुनियादी आधार है। देश के हर राज्य में है, बिहार में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन बिहार की राजनीति में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो लगता है कि अनपेक्षित हैं। तो राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एक भाषण दिया और उसके 5 दिनों बाद बिहार में हंगामा शुरू हुआ और वो भाषण जो था उसमें उन्होंने जिक्र किया था ओम प्रकाश वाल्मीकि की बहुत ही प्रसिद्ध कविता का, ठाकुर का कुआं। तो ये उसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये एकमात्र नेता जैसे आनंद मोहन जैसे नेता की बेचैनी को दिखाता है वो एक बार फिर से मुख्य धारा में आए? इसे हम कैसे देख सकते हैं इस पूरी घटना को? देखिए, मनोज झा ने जो कविता पढ़ी थी, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता है, तो हम और आप दोनों मनोज झा के बारे में भी जानते हैं। वो बहुत पढ़े लिखे, समझदार, बुद्धिजीवी राजनेता हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में वो सोशल वर्क के प्रोफेसर हैं। और जब से वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से राज्यसभा के सदस्य बने हैं, मैं मानता हूं कि राज्यसभा में विपक्ष की क्वालिटी बढ़ गई है, विपक्ष की क्वालिटी बढ़ गई है। तो इसलिए, और उन्होंने जिस तरीके से उस कविता को पढ़ा और कहा कि हम सब में एक ठाकुर है, मैं भी ठाकुर, मेरे अंदर भी एक ठाकुर है, और उस ठाकुर को नियंत्रित करना, अपने से बाहर निकालना, उसको निष्कासित करना जरूरी है। तो अब तो चाहे नीतीश कुमार की पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह हो या राष्ट्रीय जनता दल के हो, सभी ने इस बात को साफ कर दिया है कि मनोज झा ने कुछ भी गलत नहीं किया, मनोज झा ने कुछ भी गलत नहीं कहा। यहाँ तक कि जब वो ये बातें बोल रहे थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसको समझ रहे थे और उसकी सराहना कर रहे थे। ना किसी ने उसके ऊपर वहां उस वक्त आपत्ति नहीं की। अब ये जो बात उठती है, ये ठाकुर वाली वगैरह, अब आप इस बात के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया की तरफ देखिए। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की प्रतिक्रिया ये थी कि अगर मेरे सामने मनोज झा ये वक्तव्य देते तो मैं उन्हें उठा के पटक देता और उसका मुंह तोड़ देता। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया थी। तो इस तरह की उग्र प्रतिक्रियाएं दूसरे दलों के लोगों से भी मिली हैं। लेकिन अगर आप केवल दलीय प्रतिक्रिया के ऊपर गौर करें तो आप पाएंगे कि इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी खासी सिटपिटाई हुई है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका किस तरीके से जवाब दे। जिस सफाई के साथ लालू यादव और उनके साथियों ने मनोज झा के पीछे वो खड़े हुए हैं और उनका समर्थन किया है, और ये भी कहा है कि आनंद मोहन को चाहिए कि वो अपनी बयानबाजी से बाज आए। बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा, आनंद मोहन का लड़का आरजेडी में है? तो वो जो कि एमएलए है, चेतन मोहन। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इससे ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का किरदार उत्तर प्रदेश में अलग है, बिहार में अलग है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा सामाजिक विस्तार हुआ है और ज्यादा बहुमुखी विस्तार हुआ है। अब वो ब्राह्मण बनिया पार्टी नहीं रह गई है। उसमें उसे ओबीसी वोट भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, दलित वोट भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, और इस कारण से उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति पे अपना प्रभुत्व जमा लिया है। लेकिन बिहार की राजनीति को देखिए, बिहार में जो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, वहां आज भी भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण बनिया पार्टी है। उसकी छवि यही है, यानी वो ऊंची जातियों की पार्टी है। आप बिहार के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश जैसा ही विस्तार बिहार में हुआ होता, वैसी ही सामाजिक गहराई उसे बिहार में प्राप्त हुई होती, तो उसे नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ती एक पार्टनर, एक अलायंस पार्टनर के तौर पर। जब नीतीश कुमार जब एनडीए में थे, तो बिहार बीजेपी में अक्सर ये मांग उठती थी कि नीतीश कुमार से कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है, हमें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। अब तो नीतीश कुमार छोड़ गए हैं एनडीए, तो अब तो भाजपा के सामने मैदान साफ है, वो अपनी इच्छा पूरी कर सकती है अकेले चुनाव लड़ने की। लेकिन अकेले चुनाव लड़ने की बजाय वो बहुत ही छोटे छोटे दलों को, जो कमजोर जातियों की नुमाइंदगी करते हैं, जिनके पास, कुछ के पास तो एक सांसद भी नहीं है,
उसको एनडीए में शामिल करने में लगी हुई है, क्योंकि उसे पता है एक ब्राह्मण बनिया पार्टी के तौर पर नीतीश कुमार की मौजूदगी और उनके जरिए जो दूसरी पिछड़ी जातियों की, मुसलमानों की, इन सब की मौजूदगी होती थी, वो जो एनडीए की मदद करती थी, वो मदद अब उसके पास नहीं है। जब से नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा है और लालू यादव का साथ पकड़ा है, तब से भाजपा को इतना बड़ा झटका लगा है कि वो आज तक उस झटके से नहीं उबर आई है। मैं तो इस पूरे प्रकरण को, जो संयोग से ही घटित हो गया है, पूरे प्रकरण को उस रूप भाजपा की परेशानी के रूपक के तौर पर देखता हूं। जहां तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि जो उन्होंने कहा, मनोज झा ने बिल्कुल ठीक कहा। लालू यादव ने कहा कि मनोज झा बहुत ही विद्वान आदमी है, वो कोई गलत बात उन्होंने नहीं की, और यहां तक के नीतीश कुमार की पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह ने भी इस बात को कह दिया है। तो ये अपने आप में पूरी तरह स्पष्ट है कि इस पूरे प्रकरण का भी राजनीतिक नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में होने जा रहा है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक दूसरे नजरिए से देखें, जहां पर कोई साहित्यिक कृति आती है या पुरानी कोई साहित्यिक कृति होती है, कई बार प्रेमचंद के उपन्यासों पर भी विवाद होते रहते हैं, तो क्या ये एक गलत समझ का नतीजा होता है, मंशा उसके पीछे होती है? आखिर हम इस पूरे विवाद को कैसे देख सकते हैं, जो कि एक साधारण सी कविता ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की एक विख्यात कहानी का शीर्षक भी है। एक तरह से जब ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ऐसी अपनी कविता का शीर्षक ठाकुर का कुआं रखा होगा, वो कुछ और भी शीर्षक रख सकते थे। कविता में कुछ और भी पंक्तियां हैं जो उसका शीर्षक बन सकती हैं, लेकिन प्रेमचंद के साथ में जो दलित साहित्यकार थे, और आज भी प्रेमचंद को लेके उनके बीच में एक तरह की दुविधा रहती है, और वो प्रेमचंद के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी अपनाते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि चाहे प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं हो, चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी ठाकुर की कविता ठाकुर का कुआं हो, ये दोनों साहित्यिक रचनाएं सामाजिक न्याय के प्रश्न को अपने अपने तरीके से संबोधित करती हैं। प्रेमचंद उसको अपने तरीके से उस समय संबोधित कर रहे थे जो अंग्रेजों का जमाना था, और तब सामाजिक न्याय का प्रश्न जो है आज जैसा नहीं था। लेकिन तब भी प्रेमचंद, अगर उस जमाने के आप केंद्र में रख के देखें, तो प्रेमचंद की कहानी आपको रेडिकल लगेगी, और ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना तो रेडिकल है ही। और खास बात यह, ओम प्रकाश वाल्मीकि तो एक ऐसे रचनाकार थे जो दलित आंदोलन के भीतर भी विशेष रूप से रेडिकल थे। उनकी रचनाओं ने, जैसे शव यात्रा उनकी एक कहानी है, उसने दलित आंदोलन के अंदर भी हलचल मचाई थी। दलित आंदोलन के अंदर भी जो एक जाति का प्रभुत्व है दलित साहित्यकारों के ऊपर, उस जाति के प्रभुत्व को गड़बड़ाने में ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो साहित्य था, उसकी एक उल्लेखनीय भूमिका थी। जहां तक राजनीति का सवाल है, धीरे धीरे राजनीति ऐसे लोगों का जमघट बनती जा रही है जिनके अंदर किसी भी किस्म की सांस्कृतिक संवेदनाएं नहीं है, कोई राजनीतिक समझ नहीं है। किसी भी बात को एक रूपक की तरह पढ़ना, उसको समझना और उसके उन अर्थों को ग्रहण करना जो अर्थ शब्दों से सीधे सीधे नहीं निकल रहे हैं। और मुझे तो लगता है ये कि ये एक ऐसा मसला है जिसमें शब्दों से सीधे सीधे अर्थ निकल रहे हैं, और उनके ऊपर भी अगर आप भड़कते हैं। अब तो बिहार में ये भी हो गया, वहां ये पोस्टर लग गए हैं, आज मैं टीवी देख रहा था कि राजपूतों के लिए अलग से प्रदेश बनाया जाना चाहिए। तो आज की ताजी खबर है ये। तो इस प्रकार की हास्यास्पद बातें हमें हो रही है, इससे राजनीति का जो गिरा हुआ स्तर है वो बिल्कुल साफ समझ में आता है। क्या ये भी कहा जा सकता है, जो बार बार भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं, कि ये लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की सोची समझी राजनीतिक चाल है, ताकि उनके बीच में भ्रम पैदा कर सके, उनके वोटरों के बीच में? भाई देखिए, अगर ये चाल है तो फिर तो ये कहा जाएगा कि राजनीतिक चाल चलने की काबिलियत केवल भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं है। भाई चुनाव नजदीक है, सभी लोग अपनी अपनी राजनीतिक चालें चलेंगे, सभी लोग अपने बयानों को एक स्पिन के साथ पेश करेंगे ताकि उनको उसका राजनीतिक लाभ हो। जब से आनंद मोहन सिंह को छोड़ा गया है, तब से ही भारतीय जनता पार्टी इस मसले को लेकर परेशान है कि कहीं उसके हाथ से राजपूत वोट ना निकल जाए। यहां तक कि आनंद मोहन सिंह को छोड़े जाने के पक्ष में कई भाजपा नेताओं में, इसमें गिरिराज सिंह भी हैं, उन्होंने उसके पक्ष में बयान दिया था। तो ये तो बिहार में राजनीति चली रही है, और बिहार में जो जातिवाद की, हर जगह जातियां हैं और जातियों का राजनीति में प्रभाव है, जातियों के जरिए ही राजनीति प्रोसेस होती है, संसाधित होती है। लेकिन बिहार में इसकी तीव्रता, इसकी शिद्दत कुछ अलग तरह की है, जो बगल में पड़ोसी उत्तर प्रदेश में नहीं है, और बिहार के दूसरे पड़ोसी राज्यों में भी ये बात
आपको नहीं मिलेगी। कुछ खास तरह से बिहार में राजनीति अपना काम करती है। यही तो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी बिहार में ब्राह्मण बनिया दायरे से बाहर नहीं निकल पाई। जी, एक चीज ये भी है जो कि मैं मीडिया में देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से, और शायद ये हमेशा चलते ही रहता है कि नीतीश कुमार कहीं एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं, करते हैं। फिर भी जो मुख्य देखिए ये तो समाचार बहुत चैनल इसमें चलाते रहते देखिए ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए और विपक्ष की राजनीति में थोड़ी बेचैनी पैदा करने के लिए कोई उल्टा सीधा कोई बयान दे दे और उस बयान को लेकर ले उड़े, फिर मीडिया में एक हफ्ते तक उसी के ऊपर प्रोग्राम हो और उससे एक पूरा नैरेटिव, फर्जी नैरेटिव बनाया जाए। ये सिर्फ उस तरह का दांव पेच है और उस कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं यकीन के साथ इस बात को कहता हूं कि नीतीश कुमार न केवल विपक्ष, गैर भाजपा विपक्ष के की प्रमुख हस्ती रहेंगे, बल्कि वो INDIA गठजोड़ के संस्थापकों में से एक हैं। मैं तो मानता हूं कि INDI गठजोड़ अगर किसी का मानस पुत्र है तो वो नीतीश कुमार का मानस पुत्र है, और फिर उसमें सोनिया गांधी की भी भूमिका है, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी भूमिका है, और भी तमाम नेताओं की भूमिका है, सबकी भूमिका है उसके अंदर। अरविंद केजरीवाल की भूमिका है और दूसरे नेताओं की भी भूमिका है, और नीतीश कुमार की भूमिका इनमें सबसे ऊपर है। एक चीज जो इंडिया गठबंधन के बारे में और ज्यादा खुलकर आ रही है कि अभी तक उनका अगला कार्यक्रम साफ तौर पर सामने नहीं आ पाया है। लोगों ने कहा था कि 2 तारीख को कोई कार्यक्रम वो करेंगे, एक साथ मिलेंगे, पर उसकी चर्चा या तो मीडिया से गायब है या उनकी तरफ से स्पष्टता नहीं है। तो क्या ये कहा जाए कि जितनी मजबूती से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए था, उतनी मजबूती से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? कहीं संशय है, कहीं धीमापन है? अब इसके पीछे उनकी जो धीमी गति है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में तो मैं बहुत यकीन के साथ नहीं कह सकता उसके पीछे क्या कारण है। हो सकता है कि वो विधानसभा चुनाव के बाद ज्यादा गति पकड़े। ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने में 4 ही 5 दिन रह गए। चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले हफ्ते में 3 तारीख को, 4 तारीख को या 5 तारीख को कभी भी इसकी अधिसूचना जारी कर सकता है, क्योंकि देखिए उसके बाद नवंबर में दिवाली है, तो वो दिवाली से पहले जो है वो इस चुनाव को पूरा भी करना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि और दूसरी बातें उन लोगों के दिमाग में हों। मेरा मानना यह है कि 2 मुद्दों के ऊपर, एक तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम के ऊपर मेरा अपना अनुमान यह है कि इसमें INDIA गठजोड़ में किसी भी किस्म का कोई मतभेद नहीं होगा। बहुत आसानी के साथ वो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना लेंगे। दूसरी मेरी मान्यता यह है कि उस गठजोड़ का कौन संयोजक हो, कौन उसका चेयरमैन हो, कौन लोग उनके प्रवक्ता हो, इन सब बातों के ऊपर कोई मतभेद या कोई झंझट होने वाला नहीं है वहां कतई। जब 2 बड़े नेता तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव बिहार और उत्तर प्रदेश जैसी जगहों के बारे में कह रहे हैं, भाई तेजस्वी यादव सबसे बड़े दल के नेता हैं, उन्हीं के पास सबसे ज्यादा विधायक हैं इस मौजूदा बिहार विधानसभा में, और विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव हैं। जब दोनों साथ साथ ये कह चुके हैं कि हमें किसी को कोई सीटें देने में कोई ऐतराज नहीं है, ये सब कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबको सीटें दी जाएंगी, ताकि ये बहुत बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ये 1, 2, 3 सीटों के लिए हम लोग किसी चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जब इतनी साफ बात कह दी है, तो सबसे ज्यादा मुश्किल बात तो सीटों का तालमेल है। जब सीटों के तालमेल पे इतनी सफाई के साथ वो लोग निकल के आए हैं, तो बाकी चीजों के ऊपर एकता बनाना क्या बात है। एक आखिरी सवाल जो थोड़ा लीक से हटकर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है। बाकायदे उन्होंने लोगों से अनुरोध भी किया है कि वो बेल आइकन दबाएं, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्या ये एक अच्छी राजनीतिक युक्ति मानी जाए, या ये भी कहा जा सकता है कि जो सरकारी मीडिया है या उनके समर्थक जो मीडिया, उस पर उनका भरोसा थोड़ा कम हुआ है, उन्हें लगता है कि एक ऐसे मंच की जरूरत है जहां वो सीधी जनता से संवाद कर पाए? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं कि विश्वास की कमी है। देखिए नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रचार के हर जरिए का भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं, करना जानते हैं और करते रहे। उसका सबसे बड़ा नमूना तो रेडियो का इस्तेमाल है। देखिए रेडियो टीवी के आने के बाद में एक ऐसा प्रचार माध्यम हो गया था जिसकी ऊपर तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसमें
मन की बात का कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया। हर महीने वो मन की बात उसके ऊपर करते हैं, और मन की बात को अगर आप देखें तो वो ज्यादा बहुत राजनीतिक बातें उसमें नहीं करते। वहां पे वो इस तरीके से पेश आते हैं जैसे कि वो बच्चों के, लोगों के हमसफर हों, उनके परिवार के सदस्य हों, बच्चों को सीख देते हैं, एक बुजुर्ग की तरह पेश आते हैं। उनका पूरा स्टाइल भी पेडागोजिक है, उपदेशात्मक और शिक्षात्मक शैली है उनकी, वैसे भी उनके भाषण देने की। जब वो चुनावी धक्काशाही के मूड में ना हो, उस वक्त वो इसी तरह के वक्तव्य देना पसंद करते हैं। तो उनको लगा होगा कि अगर वो अपना एक चैनल जारी करेंगे तो फिर बड़े पैमाने पर लोग फिर से उनसे जुड़ेंगे। अगर मान लीजिए वो 15-15, 20-20 मिनट के यूट्यूब के ऊपर अपने संदेश देना शुरू करते हैं किसी बात पर, तो मुझे पक्का यकीन है कि उसमें लाखों लाखों लोग उस संदेशों को सुनेंगे। उसमें तो उन्हें एक बार फिर से अपना प्रचार करने का, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का, सीधे सीधे जनता से जुड़ने का मौका मिलेगा। और इन प्रचार के माध्यमों का इस्तेमाल करने के मामले में वो देश के दूसरे सभी नेताओं से आगे हैं। वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के मामले में भी आगे हैं, वो कंप्यूटर के इस्तेमाल में भी आगे हैं, वो कई मामलों में आगे हैं। देखिए उन्होंने वो एक 2014 के चुनाव में ही वो एक त्रिआयामी चित्र के साथ में रैलियां संबोधित की थी उन्होंने। आप देखिए जिस वक्त मनमोहन सिंह लाल किले पर 15 अगस्त का भाषण दे रहे थे, तो उस वक्त वो गुजरात में एक जगह पर वो बिल्कुल उसी शैली में जैसे कि वो प्रधानमंत्री हो, वो भी 15 अगस्त पे लोगों को एक किले से संबोधित कर रहे थे जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। तो इस प्रकार की बिल्कुल नए नए किस्म की प्रचार की शैलियां अपनाने में उन्हें काफी कुशलता हासिल है। क्या ये भी कहा जा सकता है कि जो हर राज्य में चुनाव हो रहा है, पहले भी हुआ है और अभी तो साफ तौर पे दिख रहा है, उसमें वो अपने आप को ही आगे रख के खड़ा करते हैं, तो ये सारी चीजें उनके अति आत्मविश्वास को भी दिखाती हैं? अति आत्मविश्वास नहीं, ये उनकी मजबूरी है। देखिए कोई भी प्रधानमंत्री राज्यों की राजनीति में नहीं फंसना चाहता है। ये नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो राज्यों की राजनीति में इतने फंसे हुए हैं। ये कोई शौक नहीं है इसके पीछे मजबूरी ये है कि भाजपा की राज्यों की राजनीति ठीक नहीं है। उसके पास राज्यों के स्तर पे अच्छे नेता नहीं है भाजपा के पास, किसी भी जगह नहीं है। अगर वो स्थानीय नेताओं के ऊपर चुनाव छोड़ दें तो भाजपा के वहां परखचे उड़ जाए पूरी तरीके से। यहां तक कि नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता के जरिए कुछ जो राज्यों के स्तर पर जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसमें थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी मंद करने की भूमिका भी निभाते हैं। ऐसा कम से कम आज की तारीख तक लगता है। क्योंकि वो पूरी तरीके से राज्यों के स्तर पर बाजी नहीं पलट सकते, इसलिए उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है राज्यों में। तो वो तो अब जैसे देखिए मध्य प्रदेश है, अब मध्य प्रदेश में वो नारा ये दिया जा रहा है कि मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी। वहां भी जो 18 साल से मुख्यमंत्री है उसका कोई जिक्र नहीं है। बगल में खड़े रहते हैं, उनका नरेंद्र मोदी नाम भी नहीं लेते। उनसे तो खैर वो चाहते भी हैं उनसे पिंड छुड़ाना, लेकिन जिन राज्यों में वो मुख्यमंत्रियों से पिंड नहीं छुड़ाना चाहते, वहां भी वो काफी उन्हीं का नाम, उन्हीं का चेहरा, उन्हीं की बात, उन्हीं का भाषण सबसे आगे रखा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की, लोग समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। उनके प्रवक्तागण कहते भी हैं कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतना लोकप्रिय नेता है, तो हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे। लेकिन दरअसल ये भाजपा की बहुत बड़ी समस्या है। जब तक भाजपा के पास राज्यों के स्तर पर अच्छा नेतृत्व नहीं होगा, वो कभी भी कांग्रेस के अपने शिखर के जमाने में जो वर्चस्व था उस तरह का वर्चस्व कभी हासिल नहीं कर पाएगी। और हमेशा केंद्र में उनको अच्छे वोट मिलेंगे और राज्यों के स्तर पर हमेशा हारने से वो एक संतुलन से बार बार मतलब जो है उसमें कटौती होती रहेगी उनके प्रभाव में। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और हम कल मिलेंगे और देश की राजनीति के कुछ अन्य मुद्दों पर, उभर रही प्रवृत्तियों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं सभी दर्शकों से यह अनुरोध भी करूंगा कि अगर अभी तक आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर हम देश की राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं और कई अन्य मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे की राय आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। अभय सर बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।